अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के आइडियल टीचर्स। अस्सलाम वालेकुम। तमाम टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ सुनिए उर्दू में। कुछ अहम कानूनी और सियासी खबरें भी, खास तौर पर तेलंगाना के हवाले से। ये सब अलग अलग तो लगता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनको जोड़कर एक तस्वीर बनाएं। बिल्कुल। और ये जो मुख्तलिफ टुकड़े हैं ना, ये मिलकर हमें इंतज़ामिया, तालीम और अवामी ज़िंदगी के कई पहलू दिखाते हैं। तो देखते हैं इन सब में क्या मुश्तरक है, क्या नई बातें सामने आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तालीम का शोबा लेते हैं। वहाँ काफ़ी कुछ हो रहा है। तेलंगाना में स्कूल इनोवेशन मैराथन SIM 2025-26 का ऐलान हुआ है। ये क्या चीज़ है, थोड़ा बताएं। जी, सिम यानी स्कूल इनोवेशन मैराथन, ये असल में 6ठी से 10वीं जमात के तुलबा के लिए एक बड़ा प्रोग्राम है। इसका बुनियादी मकसद है नौजवानों में तहकीक का जज्बा पैदा करना, नए आइडियाज़ लाना, इख्तरा यानी इनोवेशन और मसाइल हल करने की सलाहियतें, उनको फ़रोग देना। और ये हुकूमत का जो बड़ा विजन है ना, अमृत काल के लिए नौजवान ज़हन, ये उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो काफ़ी बड़ा मकसद लगता है। किन खास शोबों पर तवज्जो रहेगी इसमें? देखें, कई अहम शोबे शामिल किए गए हैं। सेहत है, पानी का मसला है, अपनी सकाफत पर फ़ख्र, फिर ख़वातीन और बच्चों की तरक्की, माहौलियात और मुस्तकबिल के लिए जो महारतें ज़रूरी हैं यानी फ्यूचर रेडी स्किल्स, वो भी शामिल हैं। काफ़ी वसी है ये। और इसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाएगा, मतलब अमल दरामद कैसे होगा? सुना है हर ज़िले से 100 स्कूल। जी हाँ, हर ज़िले से 100 स्कूल होंगे और हर स्कूल से तकरीबन 50 से 60 तलबा। तो पैमाना तो बड़ा है। इसकी निगरानी के लिए ज़िली सतह पर नोडल ऑफिसर्स भी मुकर्रर होंगे और बाकायदा रिपोर्टिंग का भी एक निज़ाम होगा। उसका कोई टाइमलाइन भी है? जी, पूरा 1 साल का शेड्यूल है। ओरिएंटेशन अभी अगस्त-सितंबर में शुरू हो रही है। तुलबा की शमूलियत भी अभी शुरू हो जाएगी। फिर आइडियाज़ नवंबर तक जमा करवाने हैं और अगले साल जनवरी में जांच पड़ताल होगी, फिर बूट कैंप, इंटर्नशिप और आखिर में जुलाई 2026 में एक बड़ा इनोवेशन शोकेस होगा। ये तो एक लंबा मुनज़्ज़म मंसूबा लगता है। लेकिन क्या ये वाकई निचली सतह पर वो जिद्दत तराजी पैदा कर पाएगा, खास तौर पर जब हम आगे देखेंगे कि शायद कुछ बुनियादी सहूलियात के भी मसाइल हैं? ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। देखें, सिम जैसे प्रोग्राम ऊपर से नीचे आते हैं। ये यकीनन कुछ होनहार तुलबा को एक प्लेटफॉर्म तो देगा, लेकिन इसकी असल कामयाबी इस बात पर मुनहसर होगी कि क्या स्कूलों में वो बुनियादी माहौल है, वो वसाइल हैं जो तख्लीकी सोच को आम तौर पर परवान चढ़ा सकें, या ये सिर्फ चंद मुंतखब तुलबा तक महदूद रहेगा। बिल्कुल, सोचने की बात है। अच्छा, अगली खबर भी तालीम से ही है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS स्कीम 2025-26। इसमें 8वीं जमात के तुलबा के लिए तारीखों में तौसी हुई है। जी, ये NMMS स्कीम जो है, ये ख़ास तौर पर उन ज़हीन तुलबा के लिए है जो मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं, ताकि वो 9वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ ना दें। तो तारीख में जो तौसी हुई है, अब 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और 15 तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इससे यकीनन ज़्यादा अहल तुलबा को मौका मिलेगा। और कागजात वगैरह वो तो काफ़ी सारे लग रहे थे। हाँ, कुछ बुनियादी दस्तावेज़ात तो चाहिए होंगी, जैसे शनाख्ती सबूत, आमदनी का सर्टिफिकेट, ज़ात का सर्टिफिकेट, पिछली जमात की मार्क्सशीट, बैंक की तफसीलात, और ये सब हेडमास्टर से तस्दीक शुदा होने चाहिए। ये एक मेयारी कार्रवाई है, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, अब असातिज़ा की तरबियत की तरफ आते हैं। तेलंगाना में ए बुक ऑन डिजिटल लर्निंग के निसाब पर ट्रेनिंग हो रही है। जी, ये बहुत ही अहम कदम है। आजकल अगर उस्ताद खुद डिजिटल टूल्स नहीं जानते होंगे तो तलबा को कैसे सिखाएंगे? ये ट्रेनिंग 6ठी से 9वीं जमात के असातिज़ा के लिए है और अगले कुछ हफ्तों में हो रही है। अलग अलग मज़ामीन के लिए अलग अलग तारीखें हैं: रियाजी, साइंस, सोशल, अंग्रेज़ी। और इसके लिए स्कूलों में कंप्यूटर लैब, इंटरनेट वगैरह चाहिए होगा, जिसका खर्च समग्र शिक्षा से आएगा। हाजिरी भी लाजमी रखी गई है। क्या ये ट्रेनिंग सिम जैसे प्रोग्रामों के लिए उस्तादों को तैयार करेगी? उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, लेकिन फिर वही सवाल जो आपने पहले उठाया था, क्या तमाम स्कूलों में, खास तौर पर दूर दराज इलाकों में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सहूलियात मौजूद हैं जहां उस्ताद अपनी इस ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल कर सकें? ये देखना होगा। सही कहा। अच्छा, इसी दौरान मेदक जिला में SSC यानी 10वीं जमात के इम्तिहानात जो मार्च 2026 में होंगे, उनके लिए एक बड़ा मंसूबा बनाया गया है।
लगता है वो नताइज बेहतर करने के लिए काफी संजीदा हैं। के मुताबिक मश्क करवाना, यहाँ तक कि असातिज़ा को कहा गया है कि वो कुछ तलबा को गोद लें, यानी उनकी खास निगरानी करें, और वालिदैन से भी मीटिंग्स होंगी। मॉडल पेपर्स भी एक ब्लॉग पर डाले गए हैं। और अक्टूबर से दिसंबर तक का पूरा एक टाइम टेबल भी दिया है मुख्तलिफ मज़ामीन के टेस्ट का। ये वाकई एक मरबूत कोशिश लग रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें मुसलसल जांच और इनफरादी तवज्जो शामिल है। अब एक और इंतजामी कदम, तेलंगाना के जितने भी गुरुकुल स्कूल हैं, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल, बीसी वेलफेयर, जनरल, इन सब के लिए एक मुश्तरका टाइम टेबल लागू किया गया है। इसकी तफसीलात तो काफी सख्त लगती हैं। जी हाँ, रिहायशी स्कूलों में अक्सर ऐसा ही नज़्म-ज़ब्त होता है। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात 10 पौने 11 बजे लाइट्स ऑफ तक का पूरा शेड्यूल है। पढ़ाई, वर्जिश, क्लासेस, खाना, खेल, सब कुछ वक्त पर। इसका मकसद नज़्म-ज़ब्त पैदा करना और पढ़ाई का वक्त ज़ाया ना होने देना होता है। ठीक, ये तो हुई सरकारी स्कूलों की बातें। अब जरा उर्दू जबान के हवाले से एक निजी कोशिश देखते हैं। आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट है जो रोजनामा सियासत से मुंसलिक है। उनकी तरफ से एक ऐलान है। जी, उन्होंने 12 अक्टूबर को एक मुकाबला जाती इम्तिहान रखा है। जो उम्मीदवार कामयाब होंगे उन्हें उर्दू दानी, जबान दानी और इंशा परदाजी की मुफ्त तालीम दी जाएगी। किताबें और फॉर्म भी मुफ्त हैं। ये जबान को बचाने और अगली नस्ल तक पहुंचाने की एक काबिल तारीफ कोशिश है। इस ऐलान में वालिदैन से अपील भी की गई है कि वो उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी महसूस करें। ये एक अहम नुक्ता उठाया गया है। बिल्कुल, जबान सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, वो हमारी सकाफत, हमारी पहचान का हिस्सा है। उसको जिंदा रखने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ती है। अब उसातिज़ा की तरफ वापस आते हैं। कुछ मसाइल भी हैं। तेलंगाना प्रोग्रेसिव टीचर्स फेडरेशन यानी TPTF ने खत लिखा है, कुछ तशवीश जाहिर की है। जी, मसला ये है कि DSC 2021 के ज़रिए जो SGTs मुंतखब हुए हैं, यानी सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, उन्हें बराह रास्त SAA यानी स्कूल असिस्टेंट तेलुगु के तौर पर तैनात किया जा रहा है। तो TPTF को क्या एतराज़ है इस पर? उनका कहना है कि इससे जो मौजूदा सीनियर लैंग्वेज पंडित तेलुगु हैं, उनकी हक तलफी हो रही है और ये प्रमोशन के जो कवायद हैं उनके खिलाफ हैं। उन्होंने एक खास GO यानी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 190 का हवाला भी दिया है, जो शायद लैंग्वेज पंडित और PETs की तरक्की से मुतालिक है। तो ये मामला जाहिर करता है कि उस्तादों की भर्ती और तरक्की की पॉलिसियों में तवाज़ुन रखना कितना मुश्किल है। एक तरफ नई भर्तियां हैं, दूसरी तरफ पुराने उस्तादों के हुकूक और तरक्की के मौके, इनमें अक्सर टकराव हो जाता है। सही। तालीम के मैदान में एक और दिलचस्प वाक़या हैदराबाद में हुआ। निसाबी कुतुब में तारीख की तहरीफ और इसके मुज़म्मरात के उन्वान से एक प्रोग्राम। जी, और इसमें प्रोफेसर राम पनियानी जैसे मारूफ मौरिख ने खिताब किया। ये मौजू के तारीख को निसाब में कैसे पढ़ाया जाए, ये हमेशा से आप कह सकती हैं हसास रहा है। इस प्रोग्राम में माहिरीन तालीम, स्कॉलर्स सब ने हिस्सा लिया और निसाब में तब्दीलियों के असरात पर बात हुई। ऐसी खुली बहस, बशर्ते कि वो गैर जानिबदार हो, बहुत ज़रूरी होती है। इसी से जुड़ी हुई एक तहरीर भी सामने आई फारूक ताहिर की। वो तनकीद कर रहे हैं कि हम जदीद तालीम के तकाज़ों को अपनाने में बहुत पीछे हैं। उनका नुक्ता बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि मगरिब में 80 की दहाई में कंप्यूटर आम हो गया था, अब वहाँ AI निसाब में आ रहा है, और हमारे यहाँ हालत ये है कि अब भी प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर लैब नहीं है। ये जो डिजिटल तकसीम है, ये एक तल्ख हकीकत है। अब सवाल ये है कि क्या सिम और ये डिजिटल ट्रेनिंग जैसी चीज़ें इस फ़र्क को कम कर पाएंगी? ये वाकई बड़ा सवाल है। अच्छा, एक और खबर इंतज़ामी जवाबदेही पर सवाल उठाती है। आदिलाबाद में एक उस्ताद को 10 साल की गैर हाजिरी पर नोटिस दिया गया है और इल्ज़ाम है कि वो तनख्वाह भी लेते रहे। 10 साल? ये तो वाकई चौंका देने वाली बात है। ये सरकारी निज़ाम में, ख़ास तौर पर तालीम जैसे अहम शोबे में, निगरानी और एहतिसाब के निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल। आखिर में तालीम के इस हिस्से को इकबाल अंसारी पाथरी के 2 खूबसूरत अक़वाल पर ख़त्म करते हैं। पहला कौल, आप उस्ताद हैं तो आपको ऐसा बनना चाहिए कि तालिब इल्म ये कहने पर मजबूर हों कि अगर आपसे ना सीखा तो फिर नाकाम हो जाएंगे। वाह!
اور دوسرا کال جو ایک شاگرد کے حوالے سے ہے؟ استاد کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہماری ختم ہوتی ہے۔ یہ استاد کے مقام اور اس کے گہرے اثر کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ جی، تعلیم کے ان پہلوؤں کے بعد اب کچھ بڑے انتظامی اور سیاسی معاملات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں BC ریزرویشن کیس کی سماعت چل رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ معاملہ تلنگانہ حکومت نے شروع کیا ہے۔ حکومت نے مقامی انتخابات میں 42% BC ریزرویشن دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے اسے کالعدم کر دیا۔ تو حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ گئی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ یہ ریزرویشن چلاپا کمیشن کی رپورٹ پر مبنی ہے اور سماجی انصاف کے لیے ضروری ہے۔ تو قانونی بحث کس نقطے پر ہو رہی ہے؟ بنیادی نقطہ وہ 50% کی حد ہے جو سپریم کورٹ نے اندرا ساہنی کیس میں مقرر کی تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ خاص حالات میں اس حد سے زیادہ ریزرویشن دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹھوس ڈیٹا چاہیے۔ تو یہ ایک پیچیدہ آئینی سوال ہے کہ سماجی انصاف اور قانونی حدود میں توازن کیسے ہو۔ سماعت ابھی جاری ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف ملک کی سطح پر بہار اسمبلی انتخابات کا شیڈیول آ گیا ہے۔ جی، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اعلان کر دیا ہے۔ پولنگ 2 مرحلوں میں ہوگی، 6 اور 11 نومبر کو، اور ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ اعلان کے ساتھ ہی بہار میں ضابطۂ اخلاق نافذ ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کا عزم ظاہر کیا ہے۔ یہ تو ایک اہم جمہوری عمل ہے۔ اچھا، تلنگانہ میں بھی ایک ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، جوگتیال حلقے میں۔ جی ہاں، وہاں بھی پولنگ 11 نومبر اور گنتی 14 نومبر کو ہی ہے۔ یہ نشست BRS کے MLA تھے مارگانی گوپی ناتھ، ان کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی ہے۔ تو ضمنی انتخابات ضروری ہیں تاکہ اسمبلی میں نمائندگی مکمل رہے۔ ایک اور مقامی خبر عادل آباد سے ہے۔ وہاں 7 اکتوبر کو کمارم بھیم کی برسی کے موقع پر مقامی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ جی، کمارم بھیم تلنگانہ کی قبائلی تاریخ میں بہت اہم شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ ان کی برسی، جسے وردھنت کہتے ہیں، دسہرہ کے بعد ایک بڑا تہوار ہوتا ہے جو تلنگانہ کے علاوہ مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں بھی منایا جاتا ہے۔ تو اس دن مقامی تعطیل کا اعلان ان کی اہمیت اور ثقافتی ورثے کو تسلیم کرنا ہے۔ البتہ اس چھٹی کے بدلے میں دسمبر میں 1 ہفتہ کو کام کرنا ہوگا۔ یہ ثقافتی یادگاروں کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب کچھ کمیونٹی اور دیگر خبریں۔ حیدرآباد میں وقف بورڈ نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ جی، انہوں نے غیرت آباد کے قریب شیخ پیٹ منڈل میں 2 ماس کے پاس جو وقف زمین ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان کے لیے مختص کیا ہے۔ یہ زمین پہلے سے ہی سرکاری طور پر وقف کے طور پر رجسٹرڈ تھی اور علاقے میں قبرستان کی جگہ کی کمی تھی۔ تو وقف بورڈ کا یہ کردار ہے کہ وہ ایسی جائیدادوں کا انتظام کریں اور انہیں کمیونٹی کی ضرورت جیسے قبرستان کے لیے استعمال کریں۔ بالکل۔ آخر میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن AITI کی کچھ سرگرمیاں ہیں۔ ان کا 11 اکتوبر کو حیدرآباد میں ایک پروگرام تھا، پالیسی ایکسپلینیشن پروگرام، وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ جی، وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ 11 اکتوبر کو کام کا دن ہے اور کچھ اضلاع میں انتخابی ضابطہ اخلاق بھی نافذ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام انتظامی معاملات اور ضابطے بھی تنظیموں کے کام پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کریں گے۔ اسی دوران ان کی ظہیر آباد یونٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جہاں دوسرے تعلیمی امور پر بات ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے تلنگانہ اور آس پاس کے علاقوں سے تعلیم، انتظامیہ، سیاست اور کمیونٹی کے سطح پر کافی ساری چیزیں دیکھیں۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ بظاہر یہ الگ الگ خبریں ہیں، لیکن جب ان کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک ایسے خطے کی تصویر بنتی ہے جو حرکت میں ہے، جہاں نئی پالیسیاں آ رہی ہیں، پرانی پر بحث ہو رہی ہے، قانونی چارہ جوئی چل رہی ہے اور زمینی سطح پر بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور ان تمام خبروں کو خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، سم، NMMS، ڈیجیٹل ٹریننگ، SC کی تیاری، تاریخ پر بحث، اردو کا فروغ، ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بنیادی سوال آتا ہے۔ کیا یہ تمام کوششیں، یہ تمام منصوبے، یہ ساری بھاگ دوڑ، کیا یہ واقعی ہماری آنے والی نسلوں کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے بہتر طور پر تیار کر رہی ہیں؟
یا ہم صرف ایک نظام کو چلانے، اس کی پیچیدگیوں میں الجھنے اور سطح پر کچھ تبدیلیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا یہ اقدامات جڑ سے کوئی تبدیلی لا رہے ہیں یا صرف اوپر اوپر سے کچھ نیا کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان سب کا مجموعی اور طویل مدتی اثر کیا ہوگا۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ان بظاہر الگ تھلگ معلومات کے درمیان اصل روابط اور ان کے گہرے معنی تلاش کرنا، شاید یہی اس طرح کے تجزیے کا اصل مقصد ہے۔